अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या इस्लामाबाद के बाद कराची और हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात खटाई में पड़ गए हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन शहरों में 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने का एक शेड्यूल दे रखा है, लेकिन इंतखाबात से पहले MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हल्का बंदियों के इशू पर एक महाज खुल गया है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहर कराची का अगला मेयर जियाला ही होगा। जो कराची का अगला मेयर होगा वो तो इसी मैदान में बैठा है। 14 दिन के बाद मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। नाजरीन, दूसरी तरफ MQM ने कराची में नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इंतखाबात कराने पर हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी दे दी है। पार्टी इजलास के बाद MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वार्निंग दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों से शहरों पर कब्जा नहीं करने देंगे। जायज़ मुतालिबात अगर हमारे पूरे नहीं हुए तो हमसे भी फिर बेहतरी की तवक्को ना रखी जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर प्री पोल रिगिंग और प्लानिंग के इल्जामात भी लगाए। इंतखाबात से पहले थोड़ी तय किया जाता है, तो अवाम तय करती है, ये इंतजामिया थोड़ी तय करती है, खांचे थोड़ी तय करते हैं, जाली इंतखाबी हल्का बंदियां थोड़ी करती है, जाली वोटर लिस्ट थोड़ी करती है। अल्लाह करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात है, पहले दिल जीते ना भाई, फिर आपका हक है, आपका मेयर भी आना चाहिए और किसी का भी आना चाहिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हों या फिर कराची के हल्का बंदियों की शफाफियत पर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं। क्या इस्लामाबाद की तरह कराची के बल्दियाती इंतखाबात भी हल्का बंदियों की वजह से मुलतवी हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन वक्त से पहले सियासी जमातों के एतराज़ात को क्यों ख़त्म नहीं करता? क्या MQM के इक़्तिदार से अलग होकर सड़कों पर आने की धमकी क्या ये काम दिखाएगी? क्या शहबाज शरीफ अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं? दूसरी तरफ MQM के धड़े एक बार फिर से इकट्ठे होने जा रहे हैं, जो सिंध खुसूसन कराची में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के सामने माजी की तरह एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ सकते हैं। लेकिन कल हमारे ही शो में साबिक गवर्नर सिंध तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने यह भी इंकशाफ किया था कि इस इत्तेहाद में अल्ताफ़ हुसैन वाली MQM लंदन भी हिस्सेदार होगी, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो लीड करने जा रहे हैं। MQM लंदन का इसमें शामिल होना या वो ही लीड करेंगे, ये आपकी खबर है या आपका अंदाजा है? दोनों समझ लें, तज्जिया नहीं है, मेरा अंदाजा भी है और कुछ खबर भी है मुझे कि वहाँ से कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, इमरान इस्माइल की इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी खुसूसन मुहाजिरों में कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है कि पाकिस्तान और रियासत के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाली MQM को कैसे इस इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जा सकता है? कैसे लंदन से अल्ताफ़ हुसैन की एक कॉल पर रोशनियों के शहर को बंद करने की रवायत को वापस लाया जा सकता है? कैसे बोरीबंद लाशों, टारगेट किलिंग में बोलती बंदूकों और भत्ता माफिया जैसी माजी के ज़ख्मों को दोबारा से झेला जा सकता है? कैसे आप कराची के हालात को दोबारा ख़राब कर सकते हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM भादराबाद के रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, जो यकीनन अब MQM का हिस्सा बनने जा रहे हैं, MQM पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या ये बात तय है कि MQM के धड़े इकट्ठे होने का बाकायदा फैसला हो चुका, सिर्फ ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट होना बाकी है? मेरे ख्याल में वो अनाउंसमेंट भी आपने कर दी है और आपने कह दिया कि MQM भादराबाद के रहनुमा, तो गोया कि आपने मुझसे एक कदम और आगे जाके जो मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह होने वाला है, क्योंकि मैं तो 2.5 साल से ये चाह रहा हूँ और इस काम पे लगा हुआ हूँ कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ अपने वोट बैंक को यकजा करने के लिए नहीं, अपनी जो सीटें जो तकसीम की वजह से हार रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, वो ज़ाहिर एक मायूसी है, महरूमी है, यतीमी है, लावारसी, बेबसी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शदीद एहसास, जिसके बाद जो इस शहर में अब भी 50% से ज्यादा महाजिरों की अक्सरियत है और बाकी सब ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी यहाँ हैं, हर इलाके के पाकिस्तानी यहाँ हैं। तो इस शहर की जो डेमोग्राफी और यहाँ की जो स्टेबिलिटी है, जो इंटर एथनिक, इंटर
सेक्टेरियन इंटर जो कल्चरल हार्मनी है उसको एमक्यूएम की तकसीम से भी नुकसान है। और चूंकि एमक्यूएम की जगह कोई और पार्टी ग्रास रूट पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क नहीं बना सकी है और 15 सालों में खास तौर पे पीपल्स पार्टी की जो एक मोनोपोली और इजारादारी रही है उसकी वजह से तो फिफ्थ कॉलमिस्ट इंतहा पसंद, दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन फायदा उठाने जा रहे हैं। तो एमक्यूएम के यकजहती और इत्तेहाद से कराची के अमन को, कराची में डॉक्टर साहब एमक्यूएम की यकजहती इत्तेहाद का दोबारा होना, क्या ये तहरीके इंसाफ के खिलाफ है? तहरीके इंसाफ जिस तरह उभर रही है, तहरीके इंसाफ का वोट बैंक जिस तरह से मजबूत हो रहा है, क्या ये इत्तेहाद उसके खिलाफ है? नंबर एक। नंबर दो, विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद है, वहां मुनाफकत नहीं है, सूबे की सतहों पर ये मुनाफकतें सामने क्यों आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हदफ के पीटीआई जो है वो उसके खिलाफ गोया कि ये तमाम धड़े जो है वो एक साथ बैठेंगे। देखिए, जब कोई यकजहती और इत्तेहाद होगा तो वो सिर्फ अरिथमेटिक जो है प्लस प्लस नहीं हो रहा, बल्कि वो मायूस लोग निकलेंगे, उम्मीद का सफर शुरू होगा। एक ऐसा करंट और एक ऐसी एनर्जी निकलेगी जो लोग, देखें, मैंने बाई इलेक्शन लड़ा, मैं भी हार गया, एमक्यूएम पाकिस्तान भी हार गई, तो बज़ाहिर परसेप्टिबली तो तासुर यही है बात जो आप कह रही हैं। लेकिन लोगों ने मेरे कैंप पे आके कहा, आपके गुस्से में आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, आपने जो है वो हमें यतीम कर दिया आपकी तकसीम ने, तो जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे हम आपके रिएक्शन में पीटीआई को वोट डाल लें। तो क्या ये बात यकीनी है कि जब आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये इत्तेहाद दोबारा से बन जाएगा, तो आप लोगों की जीत भी यकीनी हो जाएगी? देखिए, मेरी सिर्फ जीत का मामला नहीं है, वैक्यूम को फिल करना है। जो पीटीआई इतनी सीटें जीतने के बाद, बाई इलेक्शन के जीतने के बाद, एक अपर डैक और अपर मिडिल क्लास की पार्टी है ना। ग्रास रूट पे कोरंगी, लियाकताबाद, न्यू कराची, औरंगी टाउन, ये 4 बड़ी बस्तियां, आबादियां ऐसी हैं जो आधे कराची के बराबर हैं। और इस आधे कराची के बराबर जो एमक्यूएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ आज भी 4 सीटें एमक्यूएम की निकली हैं, क्योंकि एमक्यूएम की जहां सीटें हैं वहां आबादी और वोटर का लिस्ट, जो वोटर लिस्ट में जो तादाद है वो ज्यादा है, बाकी इलाकों में कम है। जो पीपल्स पार्टी के कराची के हल्के हैं, ये डिलिमिटेशन की बात खालिद मकबूल सिद्दीकी की गलत नहीं है, ये कौमी असेंबली में भी है, सूबाई में भी है, और नीचे भी है। बताएं ना, जो तकसीम आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले हुई थी, क्या वो तकसीम उसूलों पर हुई थी? और आज जो आप लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं, ये उसूलों से हटकर इकट्ठा होने जा रहे हैं, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है? देखिए, मैं तो उसको भी गलत ही कहता हूं कि भाई वो गलत हुआ, और इसीलिए तो पूरे 4-4.5 साल मैंने कोई सिर्फ मुखालफत नहीं की एमक्यूएम पाकिस्तान की पॉलिसी या जो गलत फैसले थे, बल्कि एक बड़े भाई की तरह उनको तामीरी तनकीद से समझाता था, सरकास्टिक होके, तंजिया लहजे में और कोई कटी हुई जबान में मैंने बात नहीं की। मैं उनको कहता था, देखें, आखिर में आकर, और फिर जो ये पीटीआई से अलग होने का फैसला था, 4 साल बल्दियात में इख्तियारात और वसाइल के बगैर बैठ के इख्तिदार को एंजॉय करना, मैंने तो अपनी भी एक एहतसाब किया, अपनी भी कथारसिस किया, और मैं सबको कहता हूं कि कथारसिस करें। और ये देखें कि जो महाजिर वोट बैंक और दीगर मजलूम है वो सेटिस्फाइड नहीं है पीटीआई से भी। आप भले कह रहे हैं उनकी मकबूलियत 0 हो गई थी, 5 साल बाद इलेक्शन होता तो इमरान खान ना वजीर आजम बन सकते थे, ना अक्सरियत मिल सकती थी, ना कराची की 14 सीटें मिलती, और वो 14 भी कैसे मिली ये आप जानती हैं कि शायद 6 या 8 सीटें थी, 6 या 8 सीटें दिलाई गई थी कराची में भी। तो ये सारा भी जो है कसिया खुल गया है। तो इसका मतलब ये शहर अभी किसी का नहीं है। टीएलपी क्लेम कर रही है मैं हूं, जमात इस्लामी ने मेहनत की है बेशक, वो कह रही मेरा है, पीटीआई के जलसे सिर्फ इमरान खान की वजह से कामयाब होते, उनके ग्लैमर और कैरिज्मा की वजह से सीटें निकाली, उसमें हमारी तकसीम का बाई डिफॉल्ट दखल है, और कुछ हमारे खिलाफ हमें स्पेस भी नहीं मिली। तो मैं समझता हूं कि 2018 में
16 में जब मैं अलग हुआ था, अगर हमें स्पेस मिल जाती उस वक्त, अगर हमारी रुकावटें ना डाली जाती, हमारी तकसीम को फरोग ना दिया जाता, हमारी डॉक्टर साहब एक वक्त वो भी था जब जमात इस्लामी को कमज़ोर करने के लिए MQM को बड़ा सपोर्ट किया गया, MQM को आगे लाया गया, MQM की ताकत में इजाफा किया गया, और इसमें हमेशा देखा भी गया और ये कहा भी जाता रहा कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की एक सपोर्ट रही है MQM को। जनरल मुशर्रफ इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। तो क्या आज के हालात पर भी हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए अगर MQM को फिर से इकट्ठा इन धड़ों को किया जा रहा है, इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या उधर से मशवरा दिया गया ये सब करने का? देखिए, मैं तो 2.5 साल से इस काम पर लगा हुआ हूँ, और आपको पता है कि कामरान टिसूरी भाई जब गवर्नर बने तो उन्होंने इस बात को मेरी तरह महसूस किया हुआ था, क्योंकि 2-2.5 साल जब वो भी MQM पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भी अलग किया गया, मुझे भी किया गया, तो हम दोनों की इस बात पर तो कई चीजों पे इख्तिलाफ था और शायद आज भी कुछ चीजों पर हो, लेकिन बाय एंड लार्ज एक चीज पर उनके और मेरे दरमियान ये था कि भाई इन सबको एक होना चाहिए। अब अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी ज्यादा आमादा नजर आ रहे हैं, मुस्तफा कमाल भाई और PSP भी ज्यादा आमादा नजर आ रही है, तो ये बता सकते हैं कि उनके पीछे उन्हें अगर एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ कहा है तो कहा है, मुझे भैया कुछ नहीं कहा। मैं तो 2.5 साल से खुद इस काम पर लगा हुआ हूँ। तो जो इख्तलाफात आज से 4 साल पहले थे, उन्हीं इख्तलाफात के साथ एक दूसरे के साथ फिर से जुड़े, या वो मामलात, वो गलत फहमियां या वो इख्तलाफात सब दूर हो गए? देखिए, वो तो सारी चीजें, अगर किसी को कोई जोम था तो मेरे ख्याल में 4-4.5 सालों में उसका तो लोगों ने सब, अब दीवार पर क्या लिखा है, आईना भी देख लिया, जो गलत फैसले हुए उससे वोट बैंक करीब आ रहा था आपका पहले। और जैसे अगर PTI का फेलियर था तो लोग कह रहे थे 4 साल हमने 14 सीटें दी कराची वालों ने, क्या फायदा हुआ? तो वो सारे लोग वापस MQM में आ रहे थे, पढ़े लिखे जितने थे, लेकिन MQM ने जब PTI को छोड़ के पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और माहिदा कर लिया, जिसकी वजह से बाय एंड लार्ज मसाइल है कराची में, सिंध में, सिंध के पूरे में, खास बिलउमूम और बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों में, तो लोगों ने फिर PTI की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो ये देखें, आपने कहा ना कि जमात इस्लामी को वो करने के लिए MQM को प्रमोट किया गया, तो इसका मतलब तो ये है कि जमात इस्लामी को भी किसी वक्त में ज़िया-उल-हक साहब ने फिर प्रमोट किया था। ये मुख्तलिफ वक्त की ये सारी बातें आप करेंगे ना, तो पहले जमात इस्लामी, फिर MQM और फिर PTI। लेकिन अब मैं आपको ये वाज़े तौर पर बताता हूँ कि ये तीनों जमातों की फेलियर अगर है कराची की हद तक, तो इन तीनों की अपनी गलतियां, गलत फैसले और डिलीवर नहीं किया और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इनका कोई और दुश्मन नहीं हो सकता। एस्टैब्लिशमेंट किसी को कितना भी मिला दे, जब तक उस पार्टी की अपनी ताकतें और गलतियां नहीं होंगी, PTI का वोट बैंक तो कायम हो। MQM लंदन भी हिस्सा तो नहीं कहना चाहिए, लीड करने जा रही है। कल साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने भी ये मेरे प्रोग्राम में बात की, उन्होंने कहा ये खबर भी है और ऐसा होना भी है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो इसको दोबारा से लीड करेंगे, MQM लंदन ही लीड करेगी। ये सब लोग मर्ज होने जा रहे हैं, दोबारा से मिलने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्या ऐसा भी पॉसिबल है या कुछ ऐसा चल रहा है ऑलरेडी? 4 साल जो इख्तिदार PTI के पास रहा, उसमें भी कराची में बुरी तरह उन्होंने अवाम को मायूस किया, फेल किया। अपनी माशी पॉलिसियों से कराची इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंस, जो तरक्की का इंजन और मईशत का हब, उसको किस तरह नजरअंदाज किया। 1150 अरब रुपए का ऐलान किया, 30 अरब रुपए के 3 नाले साफ किए, और छोटे नाले जब साफ नहीं होंगे, फिर K4 अभी तक नॉन स्टार्टर है, सर्कुलर ट्रेन नॉन स्टार्टर है, फिर कचरा उठाने का निकासी आपका निजाम, गटर जगह जगह उबल रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा इख्तियार है सूबाई खुद मुख्तारी की बात मैं मानता हूँ, लेकिन माली वसाइल तो मरकज से आ रहे हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन बना के क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या अल्ताफ हुसैन इसे लीड करेंगे? आ रहा हूं, मैं आखिरी बात करता हूं। तो देखिए, असल में अगर MQM की यकजहती और इत्तेहाद से उनकी नाकामी पर वो पर्दा डाल के सिर्फ ये कह के कि ये MQM लंदन भी जुड़ जाएगी और फिर कराची में जो है वो, तो क्या आज स्ट्रीट क्राइम 4 सालों में जब PTI की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की सूबे में MQM का, तो उसमें कोई ऐसा नुमाया हिस्सा था ही नहीं।
सूबे के और कराची के नज्म में। तो मुझे बताएं कि फिर ये जो आज स्ट्रीट क्राइम है, 50 से ज्यादा कराची के नौजवान जाँ बहक हुए, शहीद हुए हैं, पीटीआई के दौर से लेकर उसमें भी हुए, और ये जो गुज़िश्ता 3 महीनों में आज बेरहमी से फिर आइस, मंशियात जो और स्ट्रीट क्राइम अपने पीक पर है, डकैतियां अपने पीक पर हैं। तो मुझे बताएं कि ये लॉ एंड ऑर्डर और जो वल्नरेबल हो गया ये सिटी, एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी ना पीटीआई की ने बनाया, ना पीपल्स पार्टी ने, ना एमकेएम ने, तीनों फेल हुई हैं। मैं तो 4-5 साल का खुलासा कर रहा हूं, तीनों फेल। तो ये वैक्यूम है, वैक्यूम को ऑर्गेनाइजेशन को फिल करना है, एक नेटवर्क को, तंजीम को, लोगों की कनेक्टिविटी, उनका इत्मीनान लेना है। तो मेरा फिर मेरा वही सवाल, क्या रियासत के खिलाफ नारे लगाने वालों को आप लोग अपने साथ शामिल करेंगे या वो शामिल होंगे? मेरी पोजीशन है, एटीसी कोर्ट को फैसला करना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, अदलिया तय करेगी कि 22 अगस्त को क्या हुआ था। तो मैं भी उससे पहले तो खामोश हूं ना, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन ये जो वैक्यूम हमें फिल नहीं करने दिया गया, अदलिया अपने आप कैसे फैसला करेगी? इत्तेहाद आप लोगों का होने जा रहा है, अदलिया इस पर नोटिस ले, अदलिया खुद इस पर नोटिस ले कि क्या अल्ताफ हुसैन को लीड करना है, नहीं करना, दोबारा उन मामलात की छानबीन हो, अज खुद वो कैसे करें? या तो बाद में आएगी। अदलिया का तो काम सिर्फ इतना है कि जो 22 अगस्त का केस है उसका फैसला करना है ईटीसी को, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जिसके हक में जिसके खिलाफ आएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहां जाने के बाद तय होगा कि भाई वो जो 22 अगस्त को इंसाफ, अदल और इंसाफ की निगाह में कैसे देखा जा रहा है, और उस वक्त तक की हमारी सियासी हकीकतें, मारूजी हकाइक क्या होंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी जमात को किसी जमात से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इमरान इस्माइल को वो बात नहीं करनी चाहिए जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, और इस बात को मिलाकर लोगों को शायद डराकर या एस्टैब्लिशमेंट को ये बावर करा के वो दोबारा से एक बात लोगों में भी डिस्कस होना शुरू हो गई है कि इस तकसीम के बाद या 2016 के वाक़े के बाद वो बोरीबंद लाशें, वो एक एमक्यूएम जो एक दहशत की अलामत समझी जाती थी, एक कॉल पर जिस तरह पूरा शहर बंद कर दिया जाता था, एक कॉल पर जिस तरह पूरे शहर में जलाओ घिराव शुरू हो जाता था, जिस तरह टारगेट किलिंग अरूज पर थी, जिस तरह भत्ते ना देने के ऊपर लोगों को मार दिया जाता था, वो चीज़ नहीं थी कराची में, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। आप बिल्कुल अगर ख़त्म नहीं समझते तो बहुत कम हो चुकी थी। तो क्या अब दोबारा आप समझते हैं कि कराची को उन हालात की तरफ जाना चाहिए? देखिए शाजिया ज़ीशान, ये वो सवालात हैं जिनका माजी में हमने कई बार जवाब दिया है ना, ठीक है ना। तो सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं, क्या जो अमन कायम हुआ या जराइम का में कमी हुई, खास तौर पे टारगेट किलिंग में, क्या आप ये समझती ये देरपा हैं? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी ओनरशिप दे दी है, या 1.5 करोड़ का शहर है वो सियासी तौर पर भी मुनकसिम है, फिर एक बड़ी जमात एमकेएम वो भी मुनकसिम है, मुंतशिर है, और इसी तरह मसलकी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, लसानी बुनियादों पर, सकाफती बुनियादों पर भी ये मुनकसिम है। तो आप क्या समझती कि वो खतरा क्या यहाँ जेलिंग हो गई है जो हारमोनी होनी चाहिए? बात ये नहीं है। और सारा जो बिगाड़ था एमकेएम के जिस जमाने की, देखें 2002 के बाद टारगेट किलिंग तो थी, लेकिन बोरीबंद लाशें 2002 के बाद नहीं थी। और अगर ऐसा था तो एमकेएम के भी तो 2000 हुए, उन्हें किसने कत्ल किया? टारगेट किलिंग में एमकेएम के लोग भी तो कत्ल होते थे। फिर एमकेएम के जो सैकड़ों हजारों लोग लापता और मिसिंग है, उनको ढूंढने में भी तो शाजिया ज़ीशान कोई प्रोग्राम करे और उनके लिए भी तो आवाज उठाएं। सिर्फ ये एक ही राग अलापने से इंसाफ नहीं होगा। अगर अदालतें भी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, जो हमारा अलमिया है, फिर K4 15 सालों से क्यों नहीं हुआ? आखिरी हम तो सवाल पूछेंगे ना, जब मुस्तफा कमाल अलग हुए थे, मुस्तफा कमाल ने जो रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अगर आज उन्हीं लोगों के साथ दोबारा इकट्ठे होंगे या इत्तेहाद होगा, हम लोग तो सवाल पूछेंगे ना। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके सवाल पूछने में एक जजमेंट भी सामने आ रहा है कि आप भी गोया के कह रही कि हाँ ऐसा था, उस तासुर को आप अपने सवाल से तक़वियत दे रही हैं। आपके सवाल में अगर वो टोन ना हो तो मैं फिर ऐसे जवाब ना दूं, लेकिन अगर आपके सवाल जजमेंटल होंगे। कंसर्न है कि कराची का अमन दोबारा से खराब नहीं होना चाहिए, कराची में की जो रोशनियां हैं वो फिर से बुझनी नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए मेरे। अच्छा 2016 के बाद मेरा नैरेटिव क्या था, तो मेरा रास्ता क्यों रोका गया? लंदन से मैं अलग था ना। और आप भी अपने प्रोग्रामों में सारा मलबा कराची के लॉ एंड ऑर्डर का, एंटी स्टेट सेंटिमेंट का, मुल्क दुश्मनी का, ये सारा जो सवालात आते थे वो ज्यादा लंदन से मंसूब होते थे ना। तो अगर हमें कितनी को सवाब मिला, हम 6 सालों से लंदन से अलग है, कोई राब्ता नहीं, किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं, तो फिर हमें काम क्यों नहीं करने दिया गया? हमारे रास्ते में रुकावटें क्यों थी? हमें जो सोशलाइट कराची के क्यों मशवरा देते थे, अंदर से कहीं से लाके देते थे खबर कि जब तक पीएसपी के साथ इलाज नहीं करेंगे आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपको फिर स्पेस नहीं मिलेगी, आपके इलेक्शन में रुकावटें आएंगी। इस मर्तबा पलड़ा पीटीआई भारी होगा, जैसे पहले एमक्यूएम के पलड़ा भारी होता था। एमकेएम की 17-18 सीटें नहीं होती थी, मैं मानता हूं आपकी इस बात को। कुछ वालों को छूट दी जाती थी, उस तरफ मुंह कर लिया जाता था कि भाई 2-3 सीटें इजाफी आप भी निकाले। 17 सीटें नहीं थी उस जमाने में। तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कुल्ली तौर पर आप भी सही, आपका परसेप्शन भी सही नहीं है। और कुल्ली तौर पर अगर मैं कहूं कि एमकेएम के लोग जो खराबी, बिगाड़, लॉ एंड ऑर्डर, जराइम, उसमें एमकेएम के लोग नहीं थे, तो मैं भी ये दावा नहीं कर सकता। हाँ, एमकेएम के सफों में थे, उन्होंने शेल्टर लिया था, वो ये करते थे, जमीनों पे कब्जे हों, लेकिन उसमें एमकेएम के नजरिए का, एमकेएम के नजरिए का, एमकेएम के अच्छे लोगों का एक मिडिल क्लास क़यादत पर सबका इत्तफाक है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मेरा तो है कम से कम। मैं तो उनको 1 साल पहले भी एक ब्रेकफास्ट पे मिला, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, मैंने कहा भाई मैं आपके हाथ मजबूत करने, तहरीक को नजरियाती बनाने, एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का अमल बनाना है। हमारी भी जो उम्रें हैं, हमारा सक्सेशन कहाँ है? 10 साल की लीडरशिप देनी है, 40 ओवर हमने खेले, 10 ओवर रह गए, गलतियों से गुरेज करना है जो माजी में हुई है, और हमें जो है वो अगले मैच के लिए एक नई टीम को तैयार करना है। तो वो तैयारी हमारी कहां पर है? पार्टी के परचम और निशान पर मुस्तफा कमाल साहब ने इस पर भी कुछ एतराजात उठाए थे, ये भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं मसाइल? हम आपस में सब अभी तक नहीं मिले हैं। ये एक मुझे फ्लॉ नजर आता है जो आपका सवाल है ना। कामरान टेसूरी भाई सबसे मिलते हैं, मैंने उनसे कल कहा कि देखिए हम सबको भी एक साथ बैठना चाहिए ताकि कोई इरिटेंट बाद में अचानक सामने ना आए, और फाइन ट्यूनिंग करनी हम आपस में कर सकते हैं और कर लेंगे, हमें साथ भी बैठना चाहिए। सारी जिम्मेदारी गवर्नर हाउस में बैठ के आप अकेले ना उठाएं, बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आपस में। और देखें बीबी, मैं तो ये कहता हूं कि हम तीनों के मिलने से ये मसला टोटली हल नहीं होगा। हम कितनी पॉपुलेशन, 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन का सारा मैंडेट हमारे पास भी नहीं आएगा। कुछ जमात इस्लामी, कुछ टीएलपी, कुछ पीटीआई। मुझे तो आगे जाके पीपल्स पार्टी के वडेरों, जागीरदारों, उनकी डीलिमिटेशन, उनकी नाइंसाफियों, जिसमें वो अपने हारियों, कमियों और जमींदार किसानों को तो वो ट्रीट करते अपने गुलामों की तरह। उन्होंने अर्बन सिंध को भी अपना गुलाम बनाया हुआ है, अपनी जो है वो इसे जाती जागीर बनाया हुआ है, कॉलोनी बनाया हुआ है कराची को अपनी। तो हमें उनसे लड़ना है। तो जमात इस्लामी, टीएलपी, 15 जनवरी को नहीं होने चाहिए, आप लोग इस पर पूरी एमक्यूएम मुत्तफिक है? नहीं, एमक्यूएम का मुतालबा है, मेरा नहीं है। और इसमें एमक्यूएम से ये गलती हुई कि डीलिमिटेशन के मौके पर अपने केस को सही तरह से नहीं लड़ा और डीलिमिटेशन को मान लिया। इसीलिए जब अप्रैल में गए थे कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा आप इतने महीनों से सो क्यों रहे थे, अब क्यों आ रही? तो हो गई डील, तो उसमें है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, खालिद भाई ने आज कहा कि डीलिमिटेशन गलत हुई और हमारी इस बात को माना और रिमांड किया इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने में डीलिमिटेशन को ठीक करने की बजाय मुसलसल तारीखों में तारीख। फिर पीपल्स पार्टी भी कहती थी कि चले एमकेएम पार्टनर बनी है तो हम इलेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अचानक कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो अपना एक नया रुख दिखाया, एक नया चेहरा दिखाया, आगे 15 जनवरी को और हमारा मेयर आएगा। तो ये तो कोई नई बात कर दी। अब खालिद मकबूल कहां पर खड़े हैं मुझे नहीं पता। 3 जनवरी को उन्हें कोई ऐलान करना होगा, पीपल्स पार्टी से अलग होंगे। लेकिन बल्दियाती तैयारी नहीं है, डिलीवर नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं है, मुझे कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। मुझे अफसोस होता है। तो आपको लग रहा है ये इत्तेहाद खतरे में है? ये इत्तेहाद खतरे में, एमक्यूएम की वफाक इत्तेहाद से अलहदगी हो सकती है? बल्दियाती इंतखाबात पर हम इतना इंतजार करते थे, जब आते थे हम खुश होते थे कि हमारा मेयर आएगा, और आज हमारी
कह रही है कि आप तारीख को आगे बढ़ा दें, तो डीलिमिटेशन का इशू जायज है। प्री पोल पोलिंग जो है रिगिंग जेरीमेंडरिंग हुई है। डीलिमिटेशन में 1,90,000 के हल्के हमारे और पीपल्स पार्टी के 30 उनके 3 हल्के आ जाते हैं, एक हल्के में हमारा एक हल्का आता है, तो ये तो मिसमैच है, टोटल कॉम्पेटिबल ही नहीं है। तो अगर ये इलेक्शन हो भी गया पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का तो खैर फिर भी मेयर नहीं आएगा इस जेरीमेंडरिंग के बावजूद। वो मेरे ख्याल में MQM, PTI, TLP, जमात इस्लामी को फिर मिलकर ही कहीं ना कहीं अपने मेयर को लाना होगा। मुझे नहीं पता MQM बॉयकॉट करती है नहीं करती है, इलेक्शन लड़ती है, लेकिन डीलिमिटेशन का इशू जेन्युइन और सीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, साल 2022 सियासी तौर पर बड़ा हंगामा खेज रहा। PDM इत्तेहाद ने तहरीक अदम एतमाद की मदद से इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा और ख़ुद इक़्तिदार को संभाला। इमरान खान कभी इसे अमरीकी साजिश कहते रहे तो कभी लोकल हैंडलर्स को ब्लेम किया जाता रहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे सियासी जद्दोजहद करार देती रही। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बारहा क्रेडिट लेते रहे कि पहली बार अदम एतमाद के ज़रिए फ़ौज अदालत ने नहीं बल्कि पार्लियामान ने वज़ीर आज़म को घर भेजा है। लेकिन अब बिलावल और PDM के बयानिए पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो के करीब समझे जाने वाले और हालिया दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने रास्ते अलग करने वाले उन्हीं के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने यह दावा किया है कि इमरान खान के जब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए तो इसका फ़ायदा PDM जमातों ने उठाया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मदद PDM को हासिल थी। नाज़रीन, साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ये भी मानना है कि इदारे तब न्यूट्रल थे ना ही आज न्यूट्रल हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला तो आज भी जारी है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि PDM इत्तेहाद किसकी इमाम पर इकट्ठा हुआ और क्या इमरान खान के साजिश के बयानिए को इस स्टेटमेंट से तक़वियत मिलती है। नाजरीन, दूसरी तरफ क्या वाकई पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए चैलेंज का सामना है। पंजाब असम्बली से वोट कब लेना है इसकी हतमी तारीख तो अभी सामने नहीं आई है। तहरीक इंसाफ की तरफ से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने के इंदिए भी दिए जा रहे हैं। अपनी एक ट्वीट में फवाद चौधरी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह PTI के अरकान पंजाब असम्बली को रिश्वत देने की ऑफर्स दे रहे हैं। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही को तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कम से कम 186 वोटों की ज़रूरत है, जबकि उनके पास इस वक्त 188 वोट मौजूद है। अगर उनके 2-3 वोट गैर हाजिर हो जाते हैं तो ज़ाहिर मुश्किल हो सकती है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो कोशिश होगी कि किसी तरह वज़ीर आला पंजाब 186 नंबर्स को पूरा ना कर सकें और असम्बली का जो एतमाद है उसको खो दें। इमरान खान ने बंदे पूरे करने का टारगेट उस्मान बुज़दार और मोनस इलाही को दे रखा है। क्या तहरीक इंसाफ अपने वज़ीर आला के लिए वोट पूरे कर पाएगी या अपोजिशन की सियासी चाल दोबारा पंजाब की पगड़ी अपने सर पर सजाने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, एक तरफ तो ये जोड़ तोड़ की सियासत है, दूसरी तरफ जावेद चौधरी के कॉलम की गूंज है जिसकी तरदीद अभी तक बड़े बड़े हलकों की तरफ से नहीं आई है। इमरान खान को 2017 में अपनी ऑफशोर कंपनी और बनी गाला की ज़मीन जाहिर न करने के मुकदमे में जनरल बाजवा ने ताहयात नाअहली से बचाया। उसके लिए उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस से साकिब निसार से रब्ता करवाया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। जहांगीर तरीन ने इन वाक़यात की तस्दीक भी की है, जबकि इमरान खान की तरफ से कोई तरदीद सामने नहीं आई है। ये पूछते हैं मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये बात कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने PDM की मदद की थी, आप लोगों को PDM की मदद हासिल थी। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि जब हम ये शाजिया कहते थे कि बैसाखियाँ अगर हट गई तो उसी दिन ही ये कह जाएंगे। उनको सपोर्ट जो थी एस्टेब्लिशमेंट की या जनरल बाजवा की इमरान खान को, जब वो नहीं रही
तो जब ये न्यूट्रल की बात करते थे कि वो तो जानवर होता है, उन दिनों की ये बात है। सब दुनिया को पता चल गया था कि अब इनके जो वो 1 पेज वाली बात है या बैसाखियों वाली बात है या स्पोर्ट वाली बात है, वो अब नहीं है। तो वो लोग जो उन्होंने साथ मिलाए हुए थे, जो इत्तेहादी थे या दूसरे कुछ MNA 30-35 के करीब थे, लेकिन 20 उनको छोड़ गए, तो वो लोगों ने अपने फैसले खुद किए। और हम तो पहले ही थे कि भाई अगर ये बात आप लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि PDM को सपोर्ट हासिल थी, लेकिन ये मान रहे हैं आप जावेद चौधरी के कॉलम के बाद कि 2017 में 2 NROs जो मिले इमरान खान को, वो जनरल बाजवा ने दिए। इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं आप लोग, लेकिन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद में आप लोगों को सपोर्ट मिली। नहीं, मुझे बताएं कि किधर से सपोर्ट हमें मिली, बता देना। कि जो MKM उनके साथ नाराज रहता था, लेकिन वो साथ खड़े करते थे। जो दूसरे लोग थे वो भी उनके साथ, जब मैंने कहा कि सपोर्ट नहीं रही उसकी, तो वो लोग छोड़ गए इनको, क्योंकि इनके साथ इख्तलाफ तो थे। वो तो लेजिस्लेशन भी वो कराते थे, बिल इनके वो कानून साजी वो करवाते थे, जो एजेंसियां थी वहां से पहुंच जाते थे। इमरान खान तो सारी बातें खुद मानता है, तो हमें सपोर्ट कहना क्या? उन्होंने हमारे कोई इलेक्टेबल्स इकट्ठे किए क्या? हमें लाला के उन्होंने। इमरान खान ये भी तो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने सारा कुछ करवाया, ये सारी साजिश हुई, डोनाल्ड लू को यहाँ से डिक्टेट किया गया। नहीं शादिया, अब वो क्या क्या कहते हैं, अब वो क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते। उन्होंने जो 7-8 साल, मतलब MQM भी अपनी मर्जी से अलग हुई, उनके लोगों ने भी जो साथ छोड़ा अपनी मर्जी से छोड़ा, एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी आप लोगों को? नहीं, सपोर्ट इसमें नहीं थी कि वो हमें इकट्ठे करके दे रहे थे। इमरान खान को सपोर्ट नहीं थी। देखिए, इमरान खान का जो इस वक्त नैरेटिव बना या नाराजगी का जो वो बात करता है, वो कहता है मुझे क्यों नहीं बचाया। वो कहता जी मैं हक पे था, मैं फलां था, मेरे साथ उनको खड़ा होना चाहिए था, उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था। वो तो खुद कहता है कि न्यूट्रल इनको नहीं होना चाहिए था। आप शादिया कैसी बात ये लोग कर देते हैं लोग, कुछ अपनी कुछ नाराजगी या किसी वजह से। मैं समझता हूँ कि जब खुद इमरान खान कहता है कि न्यूट्रल ये लोग नहीं रहना चाहिए, इसको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, मुझे बचाना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं बचाया। उसका तो है ही है कि मुझे क्यों नहीं इन्होंने बचाया, मुझे बचाना चाहिए। जावेद चौधरी का कॉलम बताता है ना कि 2017 में तो बचाया था। नहीं, 2017 में तो उन्होंने तो एक बंदे को बनाया, उसको पाला पोसा और लाके बैठा दिया, इलेक्टेबल्स इकट्ठे किए। चौधरन वो जो शिमाली और जनूबी पंजाब था उसका एक मुहाज बनाया, फिर उनके साथ उनको मर्ज किया। ये सारी बातें आपके सामने है। वो तो जो 2018 में हुआ या 2017 में जिस तरह मियां नवाज शरीफ को निकाला गया या जिस तरह उनके साथ ज्यादती की गई, निज़ाम के साथ, सिस्टम के साथ ज्यादती की, मैं तो ये कहूँगा कि एक सिस्टम के साथ उन्होंने ज्यादती की और एक चलते सिस्टम को जो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, खुशहाल पाकिस्तान का, उसको रेल कर दिया। अब वो इमरान खान को बिठाया, इमरान खान ने जो किया, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते उसका नई बात होती थी। वो झूठ बोलता था, वो तो कहता मैंने ये भी गलती। चलिए, आप लोग एक बयानिया लेकर आए, आप लोगों ने कहा महंगाई बहुत है, मईशत के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। अब जब बल्दियाती इंतखाबात, आपको पता है कि बल्दियाती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक आम आदमी की तक एक को है ना जो है वो रसाई होती है, लोगों को घर घर इंसाफ मिलता है, घर घर सहूलतें मिलती हैं। बल्दियाती नुमाइंदों का यही काम होता है ना, गली मोहल्लों के काम करवाना, इसीलिए बल्दियाती सिस्टम बनाए गए थे ना। अब जब इंतखाबात की बारी आती है तो आप लोग भाग रहे हैं, कराची में MQM भाग रही है, इधर से आप लोग भाग रहे हैं। समझ में नहीं आता है अदालत के हुक्म के बावजूद आप लोग क्यों तैयार नहीं बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए। नहीं शादिया, आप लोगों को समझ आ जाए अगर आप थोड़ी सी नजर डालें माजी में। जब 2018 की हुकूमतें आई हैं तो पंजाब में एक बल्दियाती निज़ाम चल रहा था जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। जो मैं समझता हूँ कि जब परवेज मुशर्रफ का निज़ाम चल रहा था तो 2008 में हम आए तो हमने तो खत्म नहीं किया पंजाब में, सही निज़ाम चलता रहा, उन्होंने टेन्योर पूरा किया और इन्होंने आगे खत्म किया। और 4 साल इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, आपके सामने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया उस बल्दियाती इदारों को, उन्होंने फिर नहीं बहाल किया। ये सारी आप एनालाइज किया करें, चीजों देखे करें तो फिर आपके उसके पीछे बैकग्राउंड। नहीं तो एक ने गलत काम किया तो दूसरा उसके पीछे चलेगा तो फिर फर्क तो नहीं। उन्होंने नहीं करवाया तो आप लोगों ने भी नहीं करवाने।
नहीं, शादिया अगर इन्होंने एक्ट ऐसे बनाए हैं, ऐसे कानून साजी की हुई है जो किसी तरह भी बल्दियाती इदारों के लिए मुफीद नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, उनका वो रोल ही नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे बनाए हुए हैं। उस वक्त जो पंजाब के कितनी दफा उन्होंने उस कानून की शक्ल बगाड़ी है, परवेज लाई ने लहदा बगाड़ी है, गुलजार के टाइम पे तो 2-3 दफा उसको बगाड़ा गया, खत्म किया गया। तो मैं समझता हूँ ये चीजें दुरुस्त करने की बात है। एक सिस्टम होना चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए जो परपेचुअल, और उसको आइन की कवर होना चाहिए आइन का। ये नहीं है कि आप आज कुछ कर दे, कल कुछ कर दे, परसों कुछ कर दे। अगर आप चाहें तो यूनियन काउंसिल एक 2 गाँव की बना लें, अगर एक यूनियन काउंसिल चाहे तो 10 गाँव की बना लें। इस तरह नहीं होता। पंजाब में अपना वज़ीर आला लाने की खूब तैयारी है आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल, अल्लाह के फजल से हम समझते हैं कि पंजाब में एक ऐसी हुकूमत है जिसको अक्सरियत हासिल नहीं है। उस वक्त भी एक पंचायती फैसले के जरिए उनकी हुकूमत आ गई मार्ज़ वजूद में। किसी तरीके से भी मैं समझता हूँ कि उनको पीटीआई या काफ की जो कोalition है उसको सपोर्ट नहीं है लोगों की। एक जबरदस्ती ऐसे फैसले दे दिए कि जो वोट देगा डी सीट हो जाएगा, वो डी सीट होगा तो फिर डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। ये मुझे बताएं कभी डबल सजा भी हुई है? अगर डी सीट होना है उन लोगों ने जो उन्होंने वोट तो अपनी पार्टी से हटके देना है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन। आप लोग तो भुगत चुके हैं ना, जिन लोगों को आप लोगों ने, उन लोगों के मतलब कि आपके साथ शामिल हुए थे, फिर उन अपने लोगों को छोड़ के उन लोगों को टिकट देना, आप लोग तो भुगत चुके हैं इस सारी मैंने तो हम तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। अदलिया गया तो हम 2017 से शुरू हुए हैं, बल्कि उससे भी पहले हमें कई दफा जो फैसले आए हैं उस पर तो बड़ी तारीख लिखी गई है। तो इस तरह 2017 में जो मकामा पे निकाला गया वो भी उसकी तारीख है। अब तो हर चीज सामने आ रही है। तो हम किस वक्त अदलिया से फैसलों से हम जो हैं उससे नहीं हुए मुतासर, और वो आपको सारी चीजें आपके सामने है। तो ये तो नहीं है कि कोई चीज खत्म हो गई है या अभी चल भी नहीं रही, अभी भी चल रही है। अब कौन सी रोक गई है? अभी मुझे बताएं कि जब हमजा को किया गया है तो उस वक्त तो जो आइन में तो यही है जो स्ट्रेंथ असेंबली की हो वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करे। लेकिन जाहिर उनके पास नंबर पूरे हैं तो परवेज इलाही वज़ीर आला बने हुए हैं ना। अब एक ही सूरत हो सकती है कि एतमाद का जिस दिन वोट ले उनकी पार्टी के या उनके पीटीआई के कुछ लोग ना आए, वो एब्सेंट हो जाएं, वो न्यूट्रल हो जाएं, जिसका खदशा है पीटीआई को, और बकौल उनके सब कुछ आप लोग करवा रहे हैं। मुझे बताएं, अगर शादिया उनके पास वोट हो तो पहले उन्होंने कहा कि जी देखे ना गवर्नर ने बुला लिया और टाइम फिक्स कर दिया, हालांकि 3 दिन होते हैं इनमें, लेकिन चले 19 तारीख से आज हो गया फर्स्ट, अब 10, 11, 12 दिन हो गए हैं। बदलिया के भी आए हुए बाहर के कुछ लोग नहीं वापस आ रहे होंगे, उनके बंदे नहीं अभी पूरे होंगे, अवेलेबिलिटी नहीं होगी। मेरी शादिया जहाज रोक गए हैं, एयरलाइनें बंद हो गई हैं, वहाँ पे कोई कर्फ्यू लग गए हैं, भगवान। तो यहाँ पे भी कोई इमरजेंसी की इतनी वो सूरत तो नहीं है ना कि लोग भागे भागे आए, मसरूफियत से गया होता है। सुने नहीं शादिया, लेजिस्लेशन अगर आम हो तो बाहर से पार्टियां कहती हैं कि फौरन वापस आ जाए। अब एक टेलीफोन की कॉल पे पहली अवेलेबल फ्लाइट पे सारी दुनिया आ जाती है, अपने सारे छोड़ के, मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ के आ जाते हैं। अभी मुझे बताएं कि यहाँ पीरे अल्लाह का मसला बना हुआ है, एतमाद का वोट लेना है, वो कहते हैं उम्रे पे गए हुए हैं। उम्रा, हाँ मुझे बताए 40 दिन होता है उम्रा, उम्रे पे गए हुए हैं। कोई कहता है सिंगापुर, अल्लाह के कोई बंदा नहीं है इनका बाहर। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने सारा चेक कर लिया है, आप लोगों को पता है? हमें पता है, आप चेक कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुबह चेक कर लें, 2 दिन में चेक कर लें, आगे लिस्ट रख लें, उनको फोन दें करें उनके घर वालों किधर है वो, तो माल करते हैं। ये तो ऐसे ही वो फलां जगह गए हुए हैं, ये तो उनके पास अक्सरियत है नहीं है, आप इधर उधर की मार रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया विफाक तालीम राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका। साबिर, साल 2022 सियासी लिहाज से आपके ख़्याल में कितना टफ रहा, कितने चैलेंजेस रहे, और 2023 में भी आपको लगता है कि चैलेंजेस यही ऐसे ही चलेंगे?
साल 2022 तो शाजिया बहुत ही वर्ष था और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इंतहाई बेयारो मददगार रहे, मईशत तबाह हुई और दहशतगर्दी दोबारा से वापस आ गई साल 2022 में, और सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ चुका है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल कही है कि दहशतगर्दी और मुआशी जो बहरान है, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे निपटने के लिए तमाम फ्रीकैन को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा और कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपा सलार ये बात कह रहे हैं तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला किस हद तक संगीन होगा और हो सकता है। ये तो है साल 2022 की दास्तान, चूंकि एक गलत फैसला किया गया और एक डेमोक्रेसी, जमहूरियत का जो एक सही पहिया चल रहा था उसको अनऑर्गेनिकली उसको डीरेल किया गया और एक ड्राइंग रूम में बैठ के जो कुछ फैसले किए गए फर्द वाहिद ने किए, उसका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा और अब तक भुगत रहा है। पोलराइजेशन बहुत हद तक बढ़ अभी राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ है, जिस एक शख्सियत की आप बात करें, मैंने भी उनसे यही सवाल किया कि जो मुस्तफ़ा नवाज कोकर्स ने बात की है कि जनरल बाजवा ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया पीडीएम को अदम एतमाद में, लेकिन वो बिल्कुल इस बात से साफ इनकारी थे। वो कह रहे थे कि लोग अपनी मर्जी से छोड़ के गए, एमक्यूएम ने अपनी मर्जी से छोड़ा, इनके अपने लोगों ने अपनी मर्जी से छोड़ा, जनरल बाजवा ने किसी तरह की मदद नहीं की। अच्छा, राना तनवीर साहब के इस मामले में मैं उनको चैलेंज करता हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं बहुत अच्छे, उनको चैलेंज करता हूँ कि वो सिर्फ कुरान पे हाथ रख के नहीं, सिर्फ सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बता दें, क्योंकि वो खुद उसका पार्ट थे। क्योंकि राना तनवीर साहब के अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं बाजवा साहब से, और बाजवा साहब ने भी, राना तनवीर साहब ने भी ब्रिज का रोल अदा किया था। शुजात अजीम साहब नंबर 1, नंबर 2 जुबैर साहब और नंबर 3 आपके बड़ी इमाम वाले और तीसरा राना तनवीर साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिज का रोल अदा किया। और मलिक अहमद खान पंजाब से, अब तो ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, ये सारे ब्रिज का रोल अदा कर रहे थे, ये सारे मुलाकातें करवा रहे थे, पैगाम रसानी हो रही थी और मामला तय हो रहे थे, चीजें तय की जा रही थी। फिर तो इमरान खान को भी अपने दिल पर हाथ रखकर बताना चाहिए कि जिन 2 एनआरओज देने की बातें की जा रही हैं 2017 में, इमरान खान को वो भी कहें कि ये भी सब गलत था, ये झूठ था, तब भी जनरल बाजवा ने उन्हें कोई एनआरओ नहीं दिया। अच्छा, उसमें शाजिया जो 2017 सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बात कर रहे हैं उसका मैं आपको बता दूं कि हकीकत में वो साकिब निसार साहब को निशाना नहीं बना रहे, क्योंकि साकिब निसार साहब 3 रुकनी बेंच था, साकिब निसार साहब एक थे उनमें से, और उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब भी थे और जस्टिस फैसल अरब भी थे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। वो असल में मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को अंडर प्रेशर करने के लिए कोई ऐसी बात हुई है जब, क्योंकि बाजवा साहब तो खुद टाइम लेके गए मियां साकिब निसार साहब से मिलने और उनसे मुलाकात की और उनसे उन्होंने 2 काम कहे, 2 बातों में उन्होंने फेवर चाहिए। और एक काम ये था, एक काम मैं बता देता हूँ, एक ये कि मैं सू करना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब को, सिविल सू करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा ये आप करें, लेकिन ये ऐसा मामला है कि अगर ये आपके हाथ से तीर निकल गया तो आपको तो विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा और ये मामला फिर कहीं से कहीं निकल सकता है। एक और बात की बाजवा साहब ने साकिब निसार साहब से, अब उसमें साकिब निसार साहब ने एक सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि आप ये बताएं, इस सवाल का जवाब हाँ या ना मिला के दें। तो वो आज तक बाजवा साहब वापस नहीं गए उनके पास और वापस आके उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।